कोई है जो डायरेक्ट एंट्री से? अरे वाह, बेस्ट है बेस्ट है। ये कर भाई, मेरे को लिंक भेजी तूने? ओके, सो सभी मेरे रसगुल्ले को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। जल्दी से पूरी क्लास सीधी बैठेगी। आई डोंट नो, डू यू नो द प्रोटोकॉल फ्रॉम फाउंडेशन और नॉट, बट द फर्स्ट रूल इज यू नीड टू सिट इरेक्ट एंड से गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल थोड़े पर। कष्ट हो रहा है ना? थोड़े दिन के बाद जानवरों के जैसे हंसने लगोगे। जानवर कैसे हंसते हैं ये भी पता चलेगा तुम्हें। बट एनी विच वेज, let me introduce you. I am CA Anand Bhangdiya. I am your faculty for advanced accounts, new syllabus. Is that okay? So I welcome you all to SPC, and I am sure that you began little early, including online live. तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को प्लान किया गया है। तो आज मैं आपसे जो बात करूंगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट एडवांस्ड अकाउंट्स टू यू ऑल। इज दैट ओके? और आशा करता हूं कि आप भी उसी उम्मीद और उसी क्या बोलते हैं एटीट्यूड से आए कि भाई पढ़ने का है कि नहीं। ठीक है, सो शुरू करें। एंड देयर वुड बी फ्यू रूल्स विच आई टेल यू अबाउट द क्लास वंस आई एम डन विद द बेसिक पार्ट ऑफ द एडवांस्ड अकाउंट्स। सो आर वी रेडी? हियर वी गो। हो गए, कर लिया। क्या मजाक चलता है क्या? सो वेलकम टू एडवांस अकाउंट्स। ग्रुप 2 नहीं है ये हमारे पुट्टे ने ग्रुप 2 लिख दिया। इट इज ग्रुप 1। ओके, ग्रुप 1। सो पहले आपको एक बात बता दूं कि जिन बच्चों ने ओल्ड सिलेबस में पढ़ा है, ऐसा कोई बच्चा है जिसने ओल्ड सिलेबस में भी पढ़ा है? Anyone here? No. So this slide is not relevant for you. So what I've done is, if you see here, it is group 1 and here you see group 2. जो कोई भी चीज रेड में या पर्पल कलर में वो डिलीट हो चुकी है, और जो चीज आपकी ब्लैक कलर में सिर्फ वो रिटेन्ड है। मतलब ओल्ड सिलेबस में दो ग्रुप हुआ करते थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 का जो सिलेबस लिया गया है वो ये वाला लिया गया है, कंपनी फाइनल अकाउंट, ब्रांच अकाउंटिंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट। डू यू ऑल एग्री? और ग्रुप 2 में से जो लिया गया है वो है बायबैक पार्शियली, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन एंड होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। इज दैट ओके? ये कितने टॉपिक हो गए बेटा जी? 4 and 3 7 टॉपिक्स ये हो गए। एंड राजा बेटा जी बचे हुए जो कुछ भी है वो क्या है? आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इज दैट ओके? सो इस तरीके से आपको बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है और ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सो आज हमें पहले काम क्या करना चाहिए कि कैन वी राइट डाउन द सिलेबस फर्स्ट, और नो नीड फॉर राइटिंग डाउन द सिलेबस? सिलेबस लिखना कि नहीं? ठीक है। सो कैन यू पीपल प्लीज स्पेयर, मैं आपको ये सिलेबस इस बार लिखना क्यों जरूरी है ये भी बता देता हूं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और शुरुआत का एक पन्ना सिलेबस के बाद में ब्लैंक रखना, सो दैट यू विल बी एबल टू राइट डाउन कि इस बार पेपर पैटर्न कैसे होगा आपका। ये डिस्कशन आज डे 1 को हो जाए तो बढ़िया है। आपका 30% मार्क्स एमसीक्यू में आएगा। पेपर पैटर्न किस तरीके से होंगे ये हमें आइडिया लगना जरूरी है, और उसके लिए हमने क्या क्या किया है ये भी आपको बताएंगे। तो इसलिए पेपर पैटर्न कैसे आएगा ये आइडिया अंदाजा लगाना ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडलाइन गिवन बाय द इंस्टीट्यूट। दैट इज द रीजन। लेट्स होप दैट वी राइट डाउन द सिलेबस। इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी फर्स्ट लिख लीजिए एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस में कंपनी फाइनल अकाउंट। कंपनी फाइनल अकाउंट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन के रसगुल्लों की जय हो। सो पहला वाला कौन सा बेटा जी? कंपनी फाइनल अकाउंट। दूसरा वाला लिखिए ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट। तीसरा वाला लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट लिखिए बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट लिखिए बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स।
buyback of equity shares. Then write down internal reconstruction. Then write down internal reconstruction. Then write down accounting for amalgamation. Accounting for amalgamation. Accounting for amalgamation. And then last one you write down holding company accounts. Holding company accounts. Holding company accounts. Now, do you want to know what is the weightage of the marks in the old syllabus? So let's understand what was the weightage of this topic. Company final account was asked anywhere between 10 to 20 marks, sometimes 15 marks. Okay, एक single question. Branch accounting was also asked from 10 to 15 marks or 20 marks also you can say. Cash flow statement was asked for 10 marks. ठीक है. Then Raja Beta ji, buyback was asked for 10 marks. Internal reconstruction I can say 10 to 15 marks. Accounting for amalgamation 10 to 20 marks. और होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स 10 टू 20 मार्क्स. सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम ध्यान से देखेंगे, सो अगर हम बेयर मिनिमम भी ले तो 10 प्लस 10 20 30 40 50 60 70 70 मार्क अगर चाहे इंस्टीट्यूट तो इन टॉपिक्स पर दे सकते हैं. 70 मार्क्स मेरे हिसाब से 70 ना भी दे तो अगर 120 मार्क का पेपर है, 120 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 70 मार्क्स आसपास चैप्टर के होंगे और 50 मार्क्स एएस के होंगे. वन 120 मार्क्स का पेपर क्यों आएगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा. सो 100 मार्क्स के पेपर में एक क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा 20 मार्क्स का. सो आउट ऑफ 6 राइट एनी 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 वुड बी मैंडेटरी, राइट, विच विल एनकम्पास आई गेस MCQs. क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंडेटरी रहेगा मुझे लगता है उसमें केस स्टडी बेस्ड MCQs होने चाहिए और उसके बेसिस पर अगर हम और अंदाजा लगाए तो 30 मार्क्स का पेपर अगर हमारा ये आता है तो वो मेजॉरिटीली मुझे लगता है एएस पर डिपेंडेंट रहेगा और कुछ एक आध टॉपिक छोटे मोटे कुछ केस स्टडीज इन टॉपिक्स पर भी हो सकता है. बट कुल मिलाकर आप समझ जाना कि 10 मार्क का क्वेश्चन हर एक टॉपिक पर पूछा जाएगा, ये तो आप मानकर ही चलिए. और अगर मान लो कभी कभार कंपनी फाइनल अकाउंट पर या होल्डिंग कंपनी पर, राइट, या फिर अमाल्गमेशन पर, जो कि आज तक पूछा गया है, 15-20 मार्क्स बाय एंड लार्ज अभी तक पूछा गया है, 15 से 20 मार्क का अगर क्वेश्चन उस पर आए तो 80 मार्क का वेटेज चैप्टर्स पर आ सकता है और 40 मार्क्स का वेटेज आपका एएस पर आ सकता है. जाहिर सी बात है जो कोई भी कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा 30 मार्क्स का ज्यादा वेटेज एएस की तरफ होगा जिसमें एमसीक्यूज होंगे. इज दैट ओके? तो एएस की इस बार प्रिपरेशन जो हमें करनी पड़ेगी, लाइन दर लाइन चार्ट लेनी पड़ेगी हमें और उसके बेसिस पर हमें सब कुछ समझना पड़ेगा कि कौन से 4 ऑप्शन में से सही है. ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एएस रोल प्ले करेगा. इज दैट ओके? आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई. अभी एएस में क्या क्या है लिख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग पर लिख लीजिए. एएस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या क्या है एक बार लिख लीजिए. आ जाना सचिन भाई, कभी भी प्रेस्टीज पॉइंट आ जाना, मैं मिल जाऊंगा आपको. नाउ आगे राइट डाउन द नेक्स्ट आइटम, इंट्रोडक्शन टू एएस. इंट्रोडक्शन टू एएस. इंट्रोडक्शन टू एएस. नेक्स्ट, framework for preparation and presentation of financial statement. Framework for preparation of financial framework for preparation and presentation of financial statement. Framework for preparation and presentation of financial statement. Write down next, applicability of AS. Applicability of AS. Applicability of AS. नेक्स्ट, राजा बेटा जी लिख लीजिए. अभी एएस बेटा जी इतना डेप्थ में लिखने का नाम जगह, कैन आई राइट डाउन द हेडिंग ऑफ एएस और उसके अंदर मार्क करके दे दूं कौन से इंपॉर्टेंट है.
ओके, सो हियर वी गो. एएस के नंबर लिखकर दे देता हूं सिर्फ, चलेगा? सो लिखते जाइए AS1, इनफैक्ट सारे इंक्लूड हो गए, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6 is deleted, AS9, AS10, AS11, AS12, AS13, AS14, AS15, AS16, borrowing cost, AS17, segment reporting, AS18, related parties, AS19, leases, AS20, EPS, AS21, consolidation, AS22, accounting for taxes, AS23, AS24, AS25, AS26, AS27 and AS28 and AS29. लो जी, हो गया लंबा सिलेबस चौड़ा पूरा. अब इनमें से कौन सी चीजें नई है और कौन सी पुरानी है मैं आपको समझा देता हूं. AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, टाइम पास है. इज दैट ओके? AS2 इज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, आपका ये टॉपिक फाउंडेशन में भी हुआ है, इन्वेंट्री दोबारा होगा. AS3 जो है ये रिपीटेड है. अगर आपने एक टॉपिक का नाम लिखा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट और AS3 इज वन एंड द सेम. देन माय डियर फ्रेंड, आपने और एक चीज लिखी होगी, अमालगमेशन, लिखा है ना? सो AS14 और अमालगमेशन इज वन एंड द सेम. देन राजा बेटा जी, यू मस्ट हैव रिटन कंसोलिडेशन. AS21 और कंसोलिडेशन वुड बी वन एंड द सेम. इनफैक्ट AS23 and AS27 will also be dealt in what? Consolidation. So आपके मेन टॉपिक में कितनी चीजें कवर हो गई बेटा जी? AS3, 14, 21, 23 and 27. So मतलब कितने AS डिलीट हो गए? 1, 2, 3, 4, 5. ये चैप्टर्स में हो जाएंगे हमारे पढ़कर. इज दैट ओके? अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, सिलेबस को थोड़ा सा और इजी बनाते हैं. दो चीजें नई, दो नहीं 5 AS नए इंट्रोड्यूस हुए. उनमें से मतलब ये जो फर्स्ट टाइम आप ही पढ़ेंगे, AS15, ये AS23, AS27, AS28 एंड AS25. सो जहां जहां पर मैंने येलो किया है, ये AS आपके लिए इंट्रोड्यूस किए गए, ये पहले नहीं थे. कौन से? AS15 अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स. देन राजा बेटा जी AS23, ये एक्चुअली कंसोलिडेशन में डिस्कस होगा, बट ये नया इंट्रोड्यूस्ड है, पहले नहीं था, ओल्ड सिलेबस में नहीं है. AS27 नहीं है, AS25 नहीं है और AS28 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स भी नहीं है. ये हम कहां पर डील करेंगे? कंसोलिडेशन टॉपिक में डील करेंगे. 23, 27, 21 और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना 15 एक एडिशनल हो गया. सो एडिशनल में बता दूं, AS15 आपको करना है, AS28 करना है, AS25 और बाकी का तो कंसोलिडेशन में हो जाएगा. कंसोलिडेशन में जो दो ऐड हुए वो कंसोलिडेशन में हो जाएंगे. कौन सा? AS23 और AS27. इज दैट ओके? ये जो तीनों AS है 15, 28 और 25, क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है क्योंकि तीनों ही महत्वपूर्ण और डिफिकल्ट AS में से एक आते हैं. सो AS15 के आगे आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, AS15 के आगे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, फिर 28 के आगे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, 25 के आगे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट. और कुछ AS आपको और देता हूं जो आपको ध्यान में रहने चाहिए कि इंपॉर्टेंट है, कि अगर इतने AS करोगे तो 100% मार्क्स मिलना तय है, कुछ ना कुछ तो आएगा. इसका पहला आप लिख लीजिए AS20, 19 में इंपॉर्टेंट है, 18 इंपॉर्टेंट है, 20 इंपॉर्टेंट है, 22 इंपॉर्टेंट है, 26 इंपॉर्टेंट है, 29 इंपॉर्टेंट है और यहां तक लिखा 10, 11 एंड 9 ये एस इंपॉर्टेंट है. चाहो तो एक और लिख लो, बोरिंग कॉस्ट इंपॉर्टेंट है. लो जी, आपके सिलेबस को मैंने इस तरीके से डाल दिया कि जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई साहब कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है. सो राजा बेटा जी AS9 से शुरुआत करते हैं हम. AS9, 10, 11,
then 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28 and 29. Is that okay? So we'll be focusing on each and every yes, but बाकी के yes आराम से हो जाएंगे, but आपको अगर पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना शुरुआत से ही. Are we all done? So बेटा जी कैसा लगा आपको? कुछ समझा नहीं सर yes का तो, बट सिलेबस कैसा लगा? मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत बेहतरीन सिलेबस पढ़ रहे हो, सारी अनवांटेड चीजों को निकाल दिया गया है. जो कोर चीज लगती है रियल लाइफ में बस उन्हीं को रिटेन किया गया है. So you're gonna learn a lot of core things, but there is a major problem which you should understand and for which we might have to devote little more time for you people. हमें थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा, right? But सिलेबस आपका 5 महीने में ही कवर हो जाएगा पूरा, 100% बोथ द ग्रुप सिलेबस 5 महीने में कवर हो जाएगा. बट अगर किसी दिन मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठेंगे या थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपने चिड़चिड़ नहीं करना. मैं आपको रीजन के साथ बताता हूं कि क्यों, और डे 1 को बता रहा हूं. मतलब मेहनत ज्यादा करनी है, सिलेबस हमारा उसी समय कंप्लीट होगा. क्यों मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी? देखो जो बच्चा फाउंडेशन से आया है अभी, ऐसे कितने बच्चे, राइट? अब तुम फाउंडेशन से आए हो तो तुमको मुझे यह समझाना जरूरी है कि जब मैं पहले बच्चों को पढ़ाया करता था तब मैं टॉपिक जो था प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिपार्टमेंटल अकाउंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बोनस शेयर, हायर परचेस, प्रिपरेशन फ्रॉम सिंगल एंट्री, ये सब टॉपिक पढ़ाया करते थे. अब ये टॉपिक का स्तर लोअर है, नीचे का स्तर है, इजी स्तर है. अब आप क्या होगा कि आप यहां पर हो इजी लेवल पर, फाउंडेशन से आए हो या बीकॉम से आए हो तो आप एक इजी लेवल पर हो. पहले के बच्चे क्या थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर शुरू करते थे. अब क्या हुआ, जो इजी का स्तर था फाउंडेशन का और यहां से शुरू होता था, ये टॉपिक इजी से शुरू होते थे, बट अब ये स्केल ऊपर बढ़ गई क्योंकि आपका टॉपिक जो शुरू होगा वो डायरेक्टली या तो एएस से शुरू होंगे या डायरेक्टली स्टार्ट होंगे किसी एक टॉपिक से जो कि सिर्फ 7 है. पहले आप देखो ना जरा कितने सारे टॉपिक्स थे. कि भाई साहब क्योंकि फाउंडेशन के सिलेबस कुछ टॉपिक इधर से इंट्रोड्यूस कर दिए. देखो अगर आप ये देखोगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फाउंडेशन में चला गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाउंडेशन में चला गया, बोनस फाउंडेशन में चला गया, प्रिपरेशन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड फाउंडेशन में चला गया, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फाउंडेशन में चला गया. एग्रीड? इंटरमीडिएट का सिलेबस फाउंडेशन में गया और इंटरमीडिएट का कुछ सिलेबस डिलीट हो गया जो इजी था. तो हुआ क्या कि अभी हमको टॉपिक जो शुरुआत करनी है डायरेक्टली एडवांस टॉपिक से करना पड़ेगा. बट फाउंडेशन तो तुम ओल्ड पढ़ के आए हो ना भाई, फाउंडेशन तो ओल्ड और डायरेक्टली यहां पर न्यू थोड़ा सा एडवांस स्केल पर रहेगा. तो इसके वजह से हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. ये मेरा निजी एक्सपीरियंस रहा है बहुत सारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की वजह से कि वो कौन से स्केल से कौन से स्केल पर जा पाते हैं. तो मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि राजा बेटा जी, अगर कभी कभार मैं आपको कहूं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो चिड़चिड़ मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट विच वुड बी ओके, और इनफैक्ट आपके फायदे में होगा ये. तो आपको ये जो कोई भी ट्रांजिशन है आराम से हो जाएगा. और ये ट्रांजिशन एडवांस्ड अकाउंट्स में ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट्स में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है. देयर इज नो मेजर प्रॉब्लम इन द अदर सब्जेक्ट, बट इस केस में हमें बहुत स्लोली धीरे धीरे चीजों को उठाना पड़ेगा. आर यू ऑल रेडी? ओके. अब मेरे रसगुल्ले बच्चों, आपको मैं कुछ चीजें बता दूं कि आपको बुक्स कौन सी मिलेगी. ये इस बार की कुछ खास बातें आपको आइडिया लग जाए. आपको पहले मिलेगा एक कॉन्सेप्ट बुक. ये कॉन्सेप्ट बुक कुछ इस तरीके से होगी और मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से हमने बुक्स को रिवैम्प कर दिया है. ये कॉन्सेप्ट बुक आपको मिलेगी. एक पहली चीज, कॉन्सेप्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी देखने को मिलेगी. जैसे बायबैक टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो टीसीएस की भी केस स्टडी पढ़ेंगे कि भाई साहब टीसीएस ने अभी बायबैक किया था, क्यों बायबैक किया. सो विल बी अंडरस्टैंडिंग इट विद द प्रैक्टिकल केस स्टडी. फिर राजा बेटा जी, कॉन्सेप्ट बुक की एक सबसे खास बात, विशेष बात, ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको ध्यान में रखना है पढ़ते वक्त ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए. बेटा जी, ये जो न्यू सिलेबस की बुक मैंने इस तरीके से डिजाइन करी है कि इस बुक के अंदर कॉन्सेप्ट बुक के साथ ही मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस लिए और ये सारे के सारे क्वेश्चंस यूनिक है, बेसिक भी है, बेसिक से लेकर एडवांस तक भी है. तो अब सीधी सिंपल सी बात है, तुम एग्जाम के एक दिन पहले खड़े हो, क्या पढ़ना है पता ही नहीं है. तो मैंने क्या किया, बायबैक के जितने भी अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग टाइप के एडजस्टमेंट्स है, फॉर दैट मैटर किसी भी टॉपिक में, किसी भी एएस में जितने भी अलग टाइप के प्रश्न है या जितने भी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड प्रश्न है वो सभी एक जगह पे लाके सेपरेट कर दे दिया. और तो और खास बात है, उसके लिए सॉल्व करने के लिए खाली जगह भी रखी है रफ में. मतलब एग्जाम के पहले एक ही बुक यूज करने का, वो कॉन्सेप्ट बुक. उसके अंदर ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए साइड में स्क्रिबल कर लिख कर देख लो कि आपको इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है.
मतलब एग्जाम के पहले आपको पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट बुक के साथ में ये जो जगह दी हुई होगी उस जगह पे आपको उसको सॉल्व करके जाना है, स्क्रिबल करके जाना है, लिख कर जाना है और देखना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन क्लास में आपको नोटबुक में सॉल्व करना है, बट एग्जाम या रिवीजन के पहले यहां पर स्क्रिबल करके देखना है। डू यू रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग? सो मतलब कौन से क्वेश्चंस करने के ये मैं आइडिया आपको दे दूंगा। इसके अलावा और कुछ बुक्स है जिसके अंदर से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट बुक में ये देखिए मॉक टेस्ट पेपर के भी क्वेश्चंस है। जैसे मैंने बताया सिर्फ बेसिक नहीं है, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस है। फिर आगे बढ़ते बेटा जी, एक रिवीजन बुक बनाई है, मतलब एक बार कॉन्सेप्ट बुक हो जाने के बाद में आपको और कुछ क्वेश्चंस करने हैं, राइट? तो हमने फिर क्या बनाया, एक रिवीजन बुक बनाई है। उस रिवीजन बुक में कॉन्सेप्ट बुक्स के बेसिस पर और कुछ थोड़े से एडवांस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्स प्रॉब्लम भी एडिशनल ऐड होंगे। ये क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 होंगे। सो मतलब बायबैक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 से 7 क्वेश्चन में आपका पूरा बायबैक, 6 से 7 नहीं, 6 से 11 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा बायबैक आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। इज दैट ओके? सो ये होगा एक और क्वेश्चन बैंक। और फिर और एक एडिशनल, अच्छा क्वेश्चन बैंक की एक खास बात है हमारे यहां पर, हर एक क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स दिया जाएगा जिस बॉक्स के अंदर आपको लिखना होगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उस एडजस्टमेंट मतलब उस क्वेश्चन में कौन सा एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन से फिगर्स में कुछ अड़चन है। ये सारी चीजें लिख लेने से अब आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें रिवाइज क्या करना है। और एक ध्यान से देखना कि आपको एक इंडेक्स दी जाती है हर एक के लिए, कॉन्सेप्ट बुक की इंडेक्स होगी, रिवीजन बुक की एक इंडेक्स होगी, राइट? सो बेटा जी इस इंडेक्स में क्या होता है एक्चुअली, R1 R2 और R3 स्टैंड्स फॉर रिवीजन 1 2 एंड 3। इधर राजा बेटा जी रिमार्क कॉलम में आपको लिखना पड़ता है कि इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी, राइट? तो पहले खास बात क्या थी जब हम क्लास में सॉल्व कर रहे होंगे वो क्वेश्चन, और रिमार्क कॉलम में आप इधर लिख सकते हो रिवाइज बिफोर एग्जाम, इधर लिख सकते हो बेसिक क्वेश्चन, इधर लिख सकते हो एडजस्टमेंट ऑन बोनस प्लस बायबैक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर जो हाईलाइटेड रहेगा वही चीज आपको क्वेश्चन में जाके देखनी है। जरा ध्यान से सुनना पांडे जी, ये यहां पर पूरा गेन करंट एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन योर मेमोरी। हाउ मच यू कैन रिमेंबर, यू कैन रिप्रोड्यूस इट इन द एग्जाम, and how much you can remember will be directly proportional or dependent on what you are studying before the exam. Can I ask you a simple question? मैं साइकोलॉजी पढ़ा हुआ हूं, बहुत शौक है मुझे, क्योंकि मैं जब तुम्हारे जितना था मुझे पढ़ना पसंद नहीं था। तुम में से किसको पसंद है पढ़ना? फेंक रहा है दबा दब, सुबह सुबह कौन फेंकता है बे? साला भगवान भी पाप करता है, और फेंक भी कौन रहा है? देख तो लेता मेरे पास एक बार, डर फिर गया क्या तेरे को मेरा येड़ा? सो मैं आपको बताता हूं होता क्या कि मैं बचपन में मुझे बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं था, बेकार। मेरे बापू को बड़ा पसंद था, बड़ा पसंद था मतलब कैसे पता है क्या? मेरे बापू का एक बहुत फेमस डायलॉग, वो बोलते थे कि देखो बेटा हम तो नहीं पढ़े, तुम तो पढ़ लो। मैं बापू ये चीटिंग नहीं, पढ़ लेते तुम, मेरे को क्यों फंसा रहे? तुम दोबारा पढ़ो ना यार, मेरे को नहीं पढ़ने का, मेरे को भी खेलने का है। तुमने शादी जल्दी करी, तुमने सब कुछ मजे किए, अब ऐसा नहीं चलता यार बापू, दिस इज नॉट करेक्ट। सो लेट मी टेल यू, मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, एंड वी हैड अ फ्लैट वेयर इट वाज 2 BHK मतलब 1 BHK 2 जुड़े हुए थे, उसके 2 दरवाजे थे बाहर जाने के। तो मैं क्या करता था, एक दरवाजे से अंदर जाता था, दूसरे दरवाजे को बाहर से लॉक लगाया रहता था। तो मैं क्या करता, उसको बाहर जाके लॉक खोल देता था, और यहां से अंदर आकर उसकी चिटकनी खोलकर अंदर से पहले एक दूसरा दरवाजा बंद कर लेता, फिर इधर अंदर आकर पापा को लगता था कि मैं पढ़ रहा हूं, और वहां से धीरे से नीचे भागकर मैं बैठ जाता था नीचे। लाफ्टर चैलेंज या वो कोई आया करता था, कोई शोज आया करते थे कॉमेडी। हमारे घर में बापू ने केबल भी नहीं लिया था, हमें दूरदर्शन दिखाते थे क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, खुद भी दूरदर्शन देखा करते थे। एंड देन वी यूज्ड टू गो डाउन, और फिर वहां पर टीवी भी देखने का। कुछ दिन तक तो प्लान चला है अच्छा, फिर पकड़ लिया मुझे। बट देन ही फेल्ट लिटिल बैड दैट डे, एंड देन ही स्पोक टू मी, ऐसा क्या करते हो, ऐसा क्या करते हो, अपने घर में भी केबल लगा लेंगे वगैरह वगैरह। मतलब मैं इमोशनल नहीं हो रहा था, बट बोला ठीक है फिर। सो बट कुल मिलाकर समझ में ये बात आ गई मुझे कि हमें पढ़ना पसंद नहीं है, हम जो बोलते हैं वो करते नहीं है। तुमने आदमी को देखा कि नहीं, हम जो बोलते हैं वो करते नहीं है बिल्कुल। सीधे बैठ नालायक, छोरी सीधे बैठ। ये मेरे क्लास में इधर हाथ रखना अलाउड नहीं है, इधर हाथ रखना मतलब मैं बस में बैठ के रखता था, ऐसा नींद नहीं आती थी तब, पागल, मतलब सपोर्ट देने के लिए। सो मैं आपको ये बता दूं, तो मुझे ना पढ़ना पसंद था, और ना आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई साहब हम जो बोलते हैं वो करते नहीं है। तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हो। यहां पर कौन ऐसा बच्चा होगा जो बोलेगा कि मुझे अंबानी नहीं बनना है? सबको अंबानी बनना है, सबको एस्ट्रोनॉट बनना है, राइट? सो बट बेटा ये चीजें होती नहीं। तो फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करी, और साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज समझ में आ गई कि राजा बेटा जी कि देयर आर सम एरियाज विच नीड्स टू बी इंप्रूव्ड ऑन, राइट? एंड उन्हीं एरियाज के, और मैं आपको ये प्रूव भी कर सकता हूं, प्रमाण भी दे सकता हूं, क्योंकि मैं एक
सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट हूं, हैंड राइटिंग एनालिसिस करता हूं, सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट हूं। मैंने इसके कोर्सेस यहां पर भी किए, बार्ड बगैट के भी कोर्सेस किए। इसके अलावा एनएलपी स्टडी करता हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और बुक्स तो काफी पढ़ते रहता हूं रेगुलरली, अभी भी बुक्स पढ़ते ही रहता हूं। सो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, और फिर मुझे समझ में आ गया कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं और उस पर इंप्रूव कैसे करना है। सो मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा साइकोलॉजी की जब बात आई, और आपको पता चलेगा कि बुक इतने अच्छे तरीके से ऐसा क्यों डिजाइन किया गया। और मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि इसके जैसी बुक ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बनाई है, पूरे भारत में आपको इस लॉजिक से बुक्स नहीं मिलेगी। मैं गर्व से कह रहा हूं, कंटेंट तो है ही है, बट साथ साथ किस तरीके से एक बच्चे ने पढ़ाई करनी चाहिए, इन सारे विषयों पर बहुत दिमाग लगाकर काम किया गया है। सो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। सपोज मान लो एक बच्चा है, पूरे के पूरे 10 महीने पढ़ा है, 12 महीने पढ़ा है, ठीक है, एग्जाम में जाने वाला है, बट एग्जाम में जाने के पहले उसको एक दिन पहले बुखार आ गया और वो एग्जाम में गया है, राइट। और एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी पढ़ नहीं पड़ा है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, 1-2-3 दिन पहले पढ़ नहीं पाया, या दीदी की शादी आ गई, या कुछ भी आ गया एग्जाम के 1-2 दिन पहले, ठीक है, 2-3 दिन पहले वो सब व्यस्त था। और एक दूसरा लड़का है, जो लड़के ने पूरे साल भर कुछ पढ़ाई नहीं करी, थोड़ी सी ऐसे थोड़ा सा टाइम पास पढ़ाई किया, और वो एग्जाम हॉल में जाता है और एग्जाम हॉल में 2-3 घंटे पहले जाके बैठ जाता है। उधर उसको कोई मिलता है, प्रकट होता है और बोलता है कि ले वत्स, तुझे एक पेपर देता हूं एग्जाम का, इस पेपर को पढ़ के चला जा, और इसके आंसर्स ये रहे नीचे, इस पेपर को पढ़ के चला जाए, ये आंसर्स है, पेपर लिख के आ जाना, तू पास हो जाएगा। या उसको बोलता है कि तू पेपर लिख के आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर उसको मिल गए। मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों में से कौन सा बच्चा पास होगा? दोनों फेल होंगे। कितने बच्चों को लगता है सेकंड पास हो सकता है? कितने बच्चों को लगता है कि फर्स्ट पास हो सकता है? यहीं पर तुम फंस गए, यहीं पर तुम फंस गए। फर्स्ट के पास होने के चांसेस बहुत कम है। अगर उसका एटीट्यूड ठीक रहा तो ही वो पास हो सकता है। अगर एटीट्यूड गया तो वो कितना ही बड़ा योद्धा क्यों ना हो, जिस समय एटीट्यूड से गया, जिस समय डर गया, उस समय बैंड बज गई। द पर्सन हु हैज स्टडीड अ लॉट हैज गॉट मेनी थिंग्स टू लूज। उसके पास खोने के लिए बहुत सारी चीजें। जब वो एग्जाम में जाएगा तो राजा बेटा जी, अगर बहन की शादी है वॉटेवर और पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो वो डरा हुआ जाएगा, सहमा हुआ जाएगा, राइट। अगर डरा हुआ नहीं गया, बिंदास गया, तो हो जाएगा क्योंकि उसको सारी चीजें याद आ जाएगी। बट अगर डरा हुआ गया तो डरा हुआ, मेमोरी और डर एक साथ काम नहीं करता है। तुम्हें डर में मेमोरी कभी याद नहीं आएगी। आप देख लो, जब कभी भी आप ओरल एग्जाम में जाते थे पूरा पढ़कर जाते थे, बट ओरल एग्जाम में जब कभी भी क्वेश्चन पूछते थे आप डर जाते थे और आप बोल नहीं पाते थे। आप कई कई घंटों तक स्पीच याद करते थे, बट जैसे तुम माइक के सामने जाते और लोगों को देखते तुम डर जाते, तुम बोल नहीं पाते। डर और मेमोरी दोनों काम नहीं करता है, और इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्क्स ऑन मेमोरी, अनफॉर्चुनेटली। So here with the fear you may not be able to perform. And then the second area, जब कोई बंदे को जाके पेपर दिया जाता है कि ये पेपर आएगा, देख जा, तू बिंदास लिख के आ जा, वो बंदा बोलता है कि बेस्ट है, मेरा काम सॉर्टेड है, अब मेरे को डर नहीं, बिंदास पढ़ता है, उसको दिमाग लगाता है, किसी तरीके से रटना करने की कोशिश करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरिट में आएगा, बट उसके पास होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, क्योंकि डर निकला हुआ था पहले, क्योंकि पहले ही फेल था। अब कम से कम कुछ मिला है, चलो चल लेते, देख लेते यार, ट्राई कर लेते, यस और नो, और वो पेपर लिखने की कोशिश करता है। आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले डर के साथ आपका सामना ना हो। और डर के साथ सामना तब नहीं होगा कि जब आपको पता होगा कि मुझे एग्जाम के पहले क्या करके जाना है। एग्जैक्टली द सेम वे द गाय हु गेट्स द पेपर बिफोर द एग्जाम, उसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए कि मुझे एग्जाम के पहले कर क्या जाना है। तो इस बुक की डिजाइनिंग इस तरीके से हुई है कि जिसके अंदर एग्जाम के पहले आपको क्या करके जाना है, ये हम एग्जाम के पहले डिसाइड नहीं करेंगे, दिस विल बी डिसाइडेड राइट फ्रॉम डे 1 and 2। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। ऑनलाइन लाइव क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? सो वी विल बी वर्किंग ऑन योर फियर। कितने बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? वेरी गुड। कितने बच्चे मूवीज देखते हैं? कितने बच्चे सीरियल्स देखते हैं या फ्रेंड्स देखते हैं? राइट, सीरियल्स अगर कुछ देखते हो, कितने लोग उसको याद करते हैं? कितने लोग याद करते हैं? भाई साहब, भगवान ने ऐसा खतरनाक मैजिक बना के भेजा है तुमको, इट इज अ मिरेकल इट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। क्या बात करते हो आप बैठकर हर रोज क्या हर चीजों को याद करते हो क्या?
कितनी छोरियों को रसोई आती है? थोड़ी बहुत तो रसोई आती। बॉयज तुमको आती है क्या? कितने छोरों ने और छोरियों ने रसोई बनाना याद किया लिख लिख कर? रट्टा, हाँ ऐसा ऐसा। याद करने की जरूरत नहीं है, वहां पर सिर्फ एक चीज गायब होती है, वो है फियर। फियर को निकालना पड़ेगा। फियर कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ chaos एंड कंफ्यूजन इन नॉट लर्निंग अ पर्टिकुलर थिंग। संकोच भी उसको कई बार कहा जाता है कि संकोच वश हम कई सारी चीजें नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। तो प्लीज इस बात का ध्यान रहे कि हम क्लास में डे 1, डे 2, डे 3 से ही आपको एक बात बता दूंगा, वील बी वर्किंग ऑन व्हाट वी हैव टू डू बिफोर द एग्जाम। और आपको किस पर काम करना है? फियर फैक्टर। ठीक है, अगर मान लो गड़बड़ हो भी रही है तो ठीक है, मस्त रहना, इसके ऊपर बातें करूंगा मैं। तो अभी के लिए मैंने बुक बतानी शुरू की थी। ये क्वेश्चन बैंक दिख गया क्या भाई? फिर उसके अंदर और एक थर्ड कलर का क्वेश्चन बैंक बनेगा, ये ग्रीन कलर का है। इसके अंदर बेटा जी मैंने क्वेश्चन जैसे आइडेंटिफाई किए थे, पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए, फिर कुछ और क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए जो हमें एग्जाम के पहले करके जाना है। बट अपने क्लास का रूल एकदम सिंपल, अपन छोड़ते कुछ नहीं है। तो आपके अभी तक के इंस्टीट्यूट में जितने भी क्वेश्चन है, गुड न्यूज ये है कि आपकी जो नया मटेरियल पब्लिश हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चन है सब एडेड है। जितने भी आरटीपी क्वेश्चंस है सब एडेड है। जितने भी मॉक पेपर है सब एडेड है। जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर है सब एडेड है। कुछ रेफरेंस बुक के एडिशनल क्वेश्चंस भी एडेड है। अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे तो आपको इधर इंडेक्स में दिखेगा आईसीआई इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 6, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, 3, क्वेश्चन पेपर मई 18, आरटीपी नवंबर 18, क्वेश्चन पेपर 19 आईसीआई का, और अलग अलग जगह से जो जो भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे इंक्लूड किए गए। अगर आप इसके भी इंडेक्स देखेंगे तो इधर भी आपको देखने को मिलेगा कि राजा बेटा जी कौन सी एग्जाम से कहां से कौन से क्वेश्चंस लिए गए, पूरा एडेड है। अगर आप इधर आकर देखेंगे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में तो इधर लिखा हुआ है एडिशनल क्वेश्चन, इसका मतलब ये रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस लिए गए। Agreed? So हमारा टोटल क्वेश्चन बैंक इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। द पार्ट नंबर 1 इज कॉन्सेप्ट बुक, जो आपको स्क्रिबल कर सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना होगा रिवीजन में, तो वो वाली बुक रहेगी। फिर कुछ और एडिशनल क्वेश्चन करना होगा तो बेटा जी एक येलो कलर की बुक आपको मिलेगी, ये वाली। और अगर मान लो आपको और क्वेश्चन चाहिए और जितने भी क्वेश्चन आए हुए आज तक इंस्टीट्यूट के वो सारे के सारे क्वेश्चन करना है तो ये ग्रीन कलर की बुक होगी। सर एक ग्रीन कलर की बुक ऐसे कैसे डिजाइन की गई है? सिंपल सा लॉजिक है बेटा जी, एक ही रहेगी बुक बट उस बुक के अंदर कलर कोड चेंज होते रहेगा। सो जब मैं बोलूंगा इंडेक्स कम डाउन टू द पेज नंबर ग्रीन 12.1, मैं ऐसा बोलूंगा तो ग्रीन का मतलब समझे क्या? 12.1 ग्रीन। या फिर मैं बोलूंगा कम डाउन टू द पेज नंबर 12.1 येलो, ये भी 12.1 से ही शुरू होता है। एग्रीड? बट ये मुझे कलर कोडिंग करनी जरूरी थी सो दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई साहब हमें कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के पहले करके जाने। सो क्वेश्चंस आपको करके जाने कॉन्सेप्ट बुक और येलो एग्जाम के पहले। अगर आपको उसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस वगैरह में, सो दैट क्वेश्चन बैंक इज ग्रीन। अब मुझे बताओ सिलेबस वास्ट भी करेंगे हम पूरा और उसको कंसाइज कर किस तरीके से रिवाइज करना ये भी सीखेंगे। आर यू रेडी? अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, एक नई बुक बनाई हमने जिसका नाम है प्रेम से बोलो एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, दिस इज द बुक विच वी हैव क्रिएटेड। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये है हमारी पुरानी बुक एएस की और ये सेम बुक हमने कन्वर्ट कर दी इस फॉर्मेट में। मुझे गर्व होता है ये चीज आपको बताते हुए कि बेटा जी इसके हर एक आंसर को हमने रीड्राफ्ट किया है। जितने भी आपके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है उन सभी आंसर्स को बच्चों के हित में देखते हुए हमने रीड्राफ्ट किया है। जैसे कई सारे बच्चे आते हैं वर्नाक्युलर मीडियम से, कई सारे बच्चे आते हैं मराठी मीडियम से, हिंदी मीडियम से, गुजराती मीडियम से, राइट, या कोई भी अपनी लोकल लैंग्वेज में आप पढ़े होंगे। चलो लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़े, ये एक न्यू सिलेबस का क्लासिक केस है कि जिसके अंदर बच्चे का लेवल डिफरेंस है। सो बेटा जी डायरेक्टली एएस पढ़ने जा रहा है तो जरूरी नहीं हो जाता कि एक फैकल्टी ने अपने एएस के आंसर्स खुद लिखे और वो एएस के आंसर्स आप अगर इधर देखेंगे तो जैसे क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखा है, फैक्ट्स ऑफ द केस दिख रहा है आपको? फैक्ट्स ऑफ द केस क्या लिखा है ऊपर क्वेश्चन में वो एक बार शॉर्ट में बताया। नेक्स्ट रेफरेंस दिया गया कि कौन सा एएस लगेगा और कौन सा प्रोविजन लगेगा एएस का। थर्ड लेवल पर बेटा जी उसकी एनालिसिस करी गई ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस और लास्ट लेवल पर उसका दिया गया कंक्लूजन। और ये सेम क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट के कुछ इस तरीके से आंसर्स दिए गए थे। ये जो ब्लैक में है ये इंस्टीट्यूट के दिए गए आंसर है और ये जो ये है ये आंसर्स हमने लिखे हैं। सो ऐसे हर एक क्वेश्चन के आंसर्स हमने रीडिजाइन करे हैं, किसके? एएस के। गर्व से कहता हूं ये भी एकमात्र ऐसी बुक है जो पूरे इंडिया में अवेलेबल है और जल्दी ये पब्लिश भी होगी। सो एकमात्र ऐसी बुक है और मैं न्यू सिलेबस पर काफी दिनों से काम कर रहा हूं। मतलब आपको ये सब कुछ दिख रहा है, इट कैन नॉट कम ऑल ऑफ सडन।
सो आई हैव बीन वर्किंग वेरी साइलेंटली, मेरे मेरे लेवल पर मैं काम कर रहा था। पिछले 3-4 महीनों से काम कर रहा हूँ। एएस पर तो उससे पहले काम कर रहा था। 3 महीनों से हम न्यू सिलेबस पर काम कर रहे हैं। जब आप बुक्स देखेंगे तो आई एम श्योर दैट यू आर गोना लाइक इट। एएस की बुक्स में आपको क्या क्या मिलेगा? सेम कॉन्सेप्ट बेटा जी, जैसे हमने बाकी की चीज में पढ़ा था वैसे ही यहां पर आपको क्या मिलेगी? एक थ्योरी की बुक मिलेगी, एएस का आनंद। दूसरा आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक, और तीसरा आपको मिलेगा बेयर टेक्स्ट। बेयर टेक्स्ट शायद आपको सॉफ्ट कॉपी में मिले। बेयर टेक्स्ट क्या होता है बेटा? जब आप यहां से रियल लाइफ में बढ़ोगे तो रियल लाइफ में आपको आर्टिकलशिप के दौरान एएस देखना है तो तुम मेरी बुक खोलकर नहीं देख सकते यार। दिस इज सो वेरी ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ डूइंग इट कि जो टीचर की बुक है वही। आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे एएस देखना कहां पे रियल लाइफ में। सो मैं आपको बेयर टेक्स्ट भी पढ़ना सिखाऊंगा और बेयर टेक्स्ट को किस तरीके से देखा जाता है, दैट इज व्हाट आई एम गोना टीच यू। इज दैट ओके? सो पूरा का पूरा लॉजिक ऐसा है कि आपको हर तरीके से इंडिपेंडेंट बनाने का लॉजिक है। पढ़ाई के मामले में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट मेरा बच्चा। सो बुक्स में आपको समझ में आई कौन सी बुक होगी? पहले एक कॉन्सेप्ट बुक होगी, फिर एक क्वेश्चन बैंक होगा विच इज येलो इन कलर, फिर एक क्वेश्चन बैंक होगा विच इज ग्रीन इन कलर। सो दिस वुड बिकम वन बुक। दिस वुड बी अवेलेबल फॉर दो 7 टॉपिक्स विच वी हैव सीन। इसके बाद में एएस की जो बुक्स रहेगी, एएस की बुक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज एएस का आनंद थ्योरी, एएस का दैट इज कॉन्सेप्ट बुक, and AS का आनंद that is question bank, and last one is AS का आनंद that is bare text। bare text की आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। अच्छा, अब ये बुक्स के वजन के बेसिस पर मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड क्यों कर देता हूं? क्योंकि आप बैग में लेके आते हो, बहुत वजन होता है। सो आई विल नॉट गिव यू वन बुक ऑफ AS का आनंद। AS का आनंद का कॉन्सेप्ट बुक माइट गेट डिवाइडेड इनटू 2 and AS का आनंद क्वेश्चन बैंक माइट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स। समझ में आया कि नहीं है? मतलब बुक्स बोलने के लिए मैं 2 बोल रहा हूं, बट उसके 2 वॉल्यूम्स हो सकते हैं दोनों के, ठीक है? अच्छा, ये जब थ्योरी बुक है आपके एएस का आनंद का या कॉन्सेप्ट बुक है, उसके अंदर भी नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, मतलब एएस के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके अंदर कितने क्वेश्चंस है उस कॉन्सेप्ट पर और कौन से रिवाइज बिफोर 1 डे है, ये किया है। मैंने आपको बताया था ना, साइकोलॉजिकली काम किया है मैं एकदम क्लियर था कि मेरे बच्चे को एग्जाम के पहले जाने के पहले क्या करके जाना है, ये पता हुआ, बात खत्म, वो पास होएगा ही होएगा। देन द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक भी सेम तरीके से है, जैसे मैंने आपको बताया जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे कवर कर लिए जाएंगे। एग्रीड? और राजा बेटा जी आपकी बेयर टेक्स्ट, बेयर एक्ट, ये इस तरीके से होगी जो आपको शायद से सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी। चले भी आगे। ये अभी कुछ एक आपको उसके ये बता रहा था कि किस तरीके से दिखेगी चीजें। हर एक जगह पे इस तरीके से केस स्टडी बनाई हुई है, जैसे ये केस स्टडी बनाई हुई है AS4 की, जिससे आपको बहुत अच्छे से पढ़ने में आसानी होगी, तो मेलजोल बैठेगा। इस तरीके से केस स्टडीज बनाई गई है। ये एक आपको एक सैंपल बता रहा हूं कि किस तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पर हमने क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे, राइट? और एक बुक का प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं कि बुक किस तरीके से बनाई गई है। क्विक समरीज जगह जगह पे ऐड करी गई है, राइट? कौन से क्वेश्चन रेफर करने उस कॉन्सेप्ट के लिए वो लिखा गया है। जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल ही जाएगा, बट क्या डे 1 को ये चीजें समझना बहुत जरूरी होता है, आपको आइडिया लगती है। इसके अलावा आपको इस क्लास के साथ क्या मिलेगा? टेस्ट सीरीज विच वुड बी चेक्ड ऑल्सो। और ये टेस्ट सीरीज आपने लिखना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बेसिस पर आपका स्कोर इंप्रूव होता है। नहीं तो जो मिस्टेक आप कर रहे हो कंटिन्यूअसली मिस्टेक करते रहोगे। सर मेरी बात सुनना, सर प्लीज ध्यान से सुनना, स्पेशली गर्ल्स और जो आफ्टर बीकॉम कर रहे हैं। मैं एक बहुत साधारण परिवार से आता हूं, बहुत साधारण परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से। मतलब मैं जब सोलापुर में था तो मेरा ड्रीम इतना ही था कि भाई मैं एक स्प्लेंडर गाड़ी ले लूं, 25,000 का जॉब मिले, बात खत्म। आउटलुक ही वो था, कुछ नहीं चाहिए था मुझे मेरी लाइफ, बस। सर जी ये सीए कोर्स है ना, ये पूरी जान डाल देता इंसान में। कम से कम मुझे बाकी का पता नहीं, बट माया, पैसा, कभी भूखे पेट सोने की आदत नहीं रहेगी आपको। मतलब कोई सोता भी नहीं आजकल, हाँ आजकल नहीं, पहले सोया कर। बट मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इज्जत से जी पाओगे रे। इसके लिए बहुत अच्छे से प्लानिंग कर कर अगर करें ना तो ये आराम से हो जाता है। आई हैव लर्नड इट इन अ हार्ड वे। मैं सेल्फ स्टडी करके पास हुआ वो बंदा हूं सीए में, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि भाई साहब सेल्फ स्टडी कैसे करी जाती है और उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, वो सारी चीजें मैंने करी है इसमें। और मैं आपको इतना बता रहा हूं कि भाई साहब टेस्ट सीरीज लिखना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सर पढ़ा देगा, बट अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लिखी तो फिर प्रॉब्लम है। तो जो ऑनलाइन का बच्चा है, स्पेशली तुमने भी सुनना है, एकदम रिलीजियसली टेस्ट सीरीज देना है सारी की सारी। मतलब इतना बुरा लगता है कि हम लोग पैसा देते हैं वो टेस्ट सीरीज वालों को और बच्चे टेस्ट सीरीज नहीं देते। टेस्ट सीरीज देना है मतलब देना है। जो पेरेंट्स आज मुझे सुन रहे हैं, ये बात ध्यान में रख लेना कि हमारा पढ़ा है एक तरफ
और टेस्ट सीरीज एक तरफ। आपके बच्चे ने टेस्ट सीरीज लिखना ही चाहिए। टेस्ट सीरीज लिखेगा तो पता चलेगा कि भाई मिस्टेक कहां हो रही है, और उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर समय पर रेक्टिफाई करना जरूरी है। तुम घाव होने के बाद में उसको खुला नहीं छोड़ सकते, उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है, भले ही कष्ट हो बट उसको ध्यान रखना पड़ता है। और सेम तरीके से अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, फॉर एग्जांपल आपके इंटरप्रिटेशन में कोई गड़बड़ है, या मान लो आपकी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है, या मान लो आपके प्रेजेंटेशन में कोई इशू है, तो सर वो कहां से पता चलेगा? जब आप टेस्ट सीरीज लिखोगे तभी तो पता चलेगा ना। So through test series, you should be able to rectify all your problems. So test series is including in this curriculum's fees. अच्छी बात है कि नहीं है? मतलब 12 टेस्ट सीरीज नहीं लगाने का है, बेस्ट है। आपको मैराथन रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे। एसपीसी की एक खास बात है, और एसपीसी वाज द पायनियर ऑफ दिस, थैंक्स टू स्वप्निल भाई। स्वप्निल भाई ने बहुत जोरदार काम किया, कुछ कुछ ऐसे ऐसे ट्रेंड लेके आया इंडिया में, मतलब वो हिला के रख देता है इंडिया को। स्वप्निल जबरदस्त आदमी है और मेरे बहुत अच्छे मित्र है, गर्व से कहता हूं। तो स्वप्निल भाई ने ट्रेंड लेके आया था मैराथन लेक्चर्स, और मैराथन लेक्चर्स में क्या होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले आपका पूरा का पूरा रिवाइज कर दे दिया जाता है, राइट? पूरा का पूरा रिवीजन, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर सेशन में रिवाइज कर दे दिया जाता है। अगर आप जाके देखेंगे स्वप्निल पटनी चैनल पर, एसपीसी के यूट्यूब चैनल पर, तो आपको मैराथन लेक्चर्स हर एग्जाम्स के पहले के दिखने को मिलेंगे। आपको व्यूज देखकर भी पता चल जाएगा कि कितने व्यूज आते हैं उनको। एग्रीड? सो जैसे मेरे फाउंडेशन की मैराथन है, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की मैराथन है, इंटरमीडिएट ग्रुप 2 की मैराथन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैराथन है, उसी तरीके से न्यू सिलेबस की भी आपकी मैराथन प्लान्ड है। आप अगर नोट्स देखेंगे तो इसके नोट्स पूरी तरीके से अलग है। हर एक चीज पर यहां पर काम अलग से होता है, मतलब ऐसा नहीं कि साला वो जो चीज कर ली वही नहीं। अभी मैराथन के लिए करना है तो मैराथन के लिए चीज जो प्लान करी गई है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान किया जाता है कि क्या चीज देने की है बच्चों को। सो आपको एग्जाम के पहले भी अगर आपको चाहिए मैराथन लेक्चर, सो विल बी हैविंग अ मैराथन लेक्चर्स एज वेल। वीडियो लेक्चर्स का बैकअप आपको मिलता है, रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, राइट? और साथ ही साथ अभी एक लास्ट एकदम बहुत जोरदार वाली चीज है, अभी आने वाले समय में जब कभी भी टाइम मिलेगा तब आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लोचा क्या है? तुम पढ़ाई करने के लिए लगोगे, अब आपको यह नहीं पता चल रहा है कि साला कितनी देर में क्या कंप्लीट करूं। प्रॉब्लम है कि नहीं है? कितनी देर में क्या कंप्लीट करूं पता नहीं चल रहा है, तो राजा बेटा जी कितनी देर में क्या कंप्लीट करूं? गुड न्यूज ये है, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? तुम्हारा वीक सब्जेक्ट कौन सा है? कॉस्टिंग। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा बेटा? हाँ बोलना बिंदास। हाँ, लॉ। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा गुड़िया? फॉर फाउंडेशन इट वाज इकोनॉमिक्स। कैन आई नॉट आस्क यू कि व्हेन यू विल स्टार्ट स्टडिंग, तुम अकाउंट से करना चाहोगे, तुम इकोनॉमिक्स से करना चाहोगे, तुम यहां पे लॉ से करना चाहोगे, और तुम कॉस्टिंग है, तुम बोलोगे नहीं जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है पहले मैं कॉस्टिंग को उठा लेता हूं। तुम्हारा मुद्दा तो यही रहेगा ना। और अभी क्लास में कुछ बच्चे बहुत भारी रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं यार शुरुआत से मैं ये पढ़ना शुरू कर देता हूं, तो उसने 3-4 टॉपिक कर लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं पूरा गेम क्या है। जब कभी भी कोई टीचर ऐसा प्लान कर देगा आपको कि आपको पढ़ाई करनी है, तो कैसे प्लान करके देगा? सभी बच्चों को बोलेगा ये देखो ये 6 सब्जेक्ट है, इन 6 सब्जेक्ट में से आपको पहले ये 2 सब्जेक्ट करना है। बट ये बोलेगी सर मेरा हो गया है वो, राइट? या ये बोलेगी सर मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या ये छोरी बोलेगी कि सर मेरे 3 टॉपिक पहले हो चुके हैं, यस और नो। या ये बोलेगी सर मेरे को इतना टाइम नहीं लगता, मेरे को ये इजी लगता है सब्जेक्ट। तुम्हें नहीं लगता कि किसी भी सब्जेक्ट को टाइम जब देना है, एक बैट्समैन है और एक बॉलर है, एक बैट्समैन है और एक बॉलर है। बॉलर को तुम बैटिंग करने के लिए बोलेंगे तो उसको अलग टाइम देने को ना, उसको सीखने का है तो अलग टाइम देने को ना, और एक बैट्समैन है उसको बोलेंगे बॉलिंग करने का तो उसको अलग टाइम देने को ना। ऐसा कैसा दोनों को एक ही टाइम, कि दोनों एक ही टाइम में उतना ही बैटिंग करने का कैसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है सर। अगर शी इज स्ट्रांग एट इकोनॉमिक्स, शी विल टेक लेस टाइम फॉर इकोनॉमिक्स. इफ ही इज वीक इन कॉस्टिंग, he will take little more time in costing. If he is strong in accounts, he will take little less time in accounts. Yes or no? There are selection choices about the subject. So if the planning has to be done, it cannot be done on the basis of all the students as one single plan. How is that possible? And within the topics also you will have your own sequence. तुम्हारा सीक्वेंस अलग होगा, इसका सीक्वेंस अलग होगा. तुमने मैथ्स पढ़ा होगा फाउंडेशन में. पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा था सर? फाउंडेशन के बच्चे कौन से? चलो मैथ्स का टॉपिक पहला कौन सा पढ़ा तुमने कौन सा पढ़ा? हाँ, एन्युटी. तुमने कौन सा पढ़ा? रेशियो प्रोपोर्शन. और कोई इधर मैथ्स का और कौन सा पढ़ा था? हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. यस. हाँ, एलआर. तुमने देखा सभी बच्चों ने अलग अलग टॉपिक पढ़ा. यार दिस इज नॉट करेक्ट दैट आई फोर्स माई किड्स टू स्टडी द सिंगल टॉपिक ऑन डे वन. नो. सो जब आप पीएल में जाते हो तो तुम्हारे हिसाब से यूनिक प्लान क्रिएट होता है. इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, बस मैं आपको बता रहा हूं
कि इस कोर्स के साथ में आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम का जो पैसा कुछ बच्चे दे रहे थे और मुझे आहत हो रही थी, वो मेंटोरशिप प्रोग्राम का पैसा मैं आपका जीरो कर दूंगा. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एनीवेयर, यू विल बी गेटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अलॉन्ग विथ योर करिकुलम. इसके अंदर आपको पूरी चीजें प्लान कर दी जाएगी. ये देखिए कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, और हर एक बच्चे का यूनिक होगा. ये हर एक बच्चे का यूनिक होगा, उसकी स्ट्रेंथ उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके काम किया गया है. ये मैं इसके कई साल पहले एसीसीए के बच्चों को पढ़ाया करता था, यूके के बच्चों को, और वहां पर ये चीज मैंने इंप्लीमेंट कराई थी और ये सुपर डुपर सक्सेसफुल थी. एंड नाउ वी हैव इंप्लीमेंटेड इट इन इंडिया ऑल्सो. एंड आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा. ये देखिए इसके अंदर पूरी चीज ऐसे डिटेल में आएगी कि 6 अगस्त 2020 को, ये पुराना प्लानर का भी उन्होंने फोटो ये ली है. सो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज आपको पढ़ने की. फर्स्ट रीडिंग 1 घंटा 30 मिनट में. फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये आपको पढ़ना है फर्स्ट रीडिंग 1 hour 45 मिनट्स में. सो यू विल बी लर्निंग, सॉरी आई विल जस्ट कंप्लीट. सो you will be completing what? You will be getting the details about when to study what and which sequence, and whichever topic you want you will be getting in that sequence. Yes or no? इस बार एक नया फीचर ऐड किया हर्षद भाई, जिसके अंदर अपन बेस्ट क्या है यार तू अभी. So I was just trying to tell you that you will be getting this feature also free of cost. So mentorship program का जो कुछ भी आपका cost है that would be reduced to 0. And exam paper analysis वगैरह ये सारी चीजें आपको दी जाएगी, which I'll talk about it in the next lecture also, because हर्षद भाई आ गए तो नहीं, it won't be possible to. नहीं अभी वो खत्म हो गया. नहीं, it will take time. इतना बुढ़ा करेगा क्या ये डेकेज, कुछ भी क्या है, मतलब थोड़ा सा सीनियर तेरे से, बट इतना बुढ़ा कैसे हो जाएगा? तेरे को पढ़ाने जैसा मतलब क्या है यार? वो कैसा जलील करता है यार आकर, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा रहा था, मालूम है क्या? सॉरी भी बोला मैंने तेरे को आते ही तुरंत कि आई टुक अप योर टाइम एनी व्हिच वेज. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल. आई होप यू understood the syllabus also very well, and you understood the level difference also, and you understood what all steps SPC has taken up, so that you will not have a problem in new syllabus. And I'll tell you, we are proud enough to tell you that we have completed each and every book. मतलब सिलेबस की जो बुक्स है आपको शीट में नहीं मिलेगी, आपको बुक्स पूरी मिलेगी एक साथ. तो भले ही वो ऑनलाइन लाइव हो, जीडीपीडी हो, या किसी भी मोड में अगर आप हो, तो आपको बुक्स पूरी 1 go में मिलेगी. इज दैट ओके? सो राजा बेटा जी, अभी प्रेम से आपको बोलता हूं बाय बाय. और मैं आपको और एक बात बता दूं कि कल से अपना सिलेबस वापस शुरू हो जाएगा. आज हमने सिलेबस को लिख लिया है, अच्छे से समझ लिया. टुमारो ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट विद द सिलेबस, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय. तुझे आज एक